हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कातन एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कातन एकेडमी के बोल्ड बूस्टर क्रैश कोर्स सीरीज में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है अवर एनवायरनमेंट। आज के इस लाइव सेशन में हम इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, जितने भी जो भी वीडियो अपलोड है एप्लीकेशन में उसके सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे, बट क्विक रिवीजन करेंगे। सो बिल्कुल जो बेसिक टर्म्स हैं उनको अच्छे से समझ के चलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और सबसे पहले समझते हैं एज द नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट अवर एनवायरनमेंट। बच्चों, नाम बता रहा है अपने एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जो हमारी सराउंडिंग से जिससे हम घिरे हुए हैं, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट्स हो, चाहे वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हो, दैट इज लिविंग कंपोनेंट्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो। सो हमारे सराउंडिंग में क्या क्या होता है? हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जिसमें हमारे एयर होता है, वाटर होता है, सॉइल होता है, ये सारी चीजें होती है। क्लियर? सो एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स अवर फिजिकल सराउंडिंग। बेसिकली इसमें क्या आता है बताइए? फिजिकल सराउंडिंग्स आती हैं इसमें, लाइक एयर और एटमॉस्फेयर, वाटर बॉडीज, soil, land and all the organisms such as plants, animals, human beings and microorganisms like bacteria and fungi। इन सभी को, और बैक्टीरिया और फंजाई पर्टिकुलरली कहलाते हैं डीकम्पोजर्स। इन्हें क्या बोलते हैं बताइए? डीकम्पोजर्स बोलते हैं। सो ये तो बात होगी अवर एनवायरनमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। आइए बात करते हैं कि एनवायरनमेंट में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रहता है, बेसिकली अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन इसमें फैला रहा है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। और ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स, दैट इज पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स आपके वो एजेंट्स होते हैं जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं। बेसिकली दो तरह के वेस्ट आपके होते हैं। जो वेस्ट होता है एक्सेस, जो हमारे यूज़ का नहीं होता है, वो दो तरह का होता है। पहला होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आइए एक एक करके दोनों वेस्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, एज द नेम सजेस्ट, बायोडिग्रेडेबल, बायो मीन्स होता है लाइफ, डिग्रेडेबल मीन्स होता है टू डिग्रेड और ब्रेक डाउन। मीन्स वो वेस्ट जो माइक्रोब्स की हेल्प से डिग्रेड हो सकता है उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, और जो नहीं हो सकता उसे क्या बोल सकते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो वो वेस्ट जो समय के साथ साथ माइक्रोब्स के थ्रू डिग्रेड हो जाएगा, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आएगा। जो समय के साथ साथ माइक्रोब्स डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, ऐसे वेस्ट को बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो all the waste materials produced by the various activities of the men and animals are poisonous to some extent and can be divided into two main groups, that is biodegradable and non biodegradable। मैं आपको सारी बातें समझा चुका हूं, आप देख सकते हैं। ये रहे हमारे एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, लाइक आपके पेपर हो गया, कैटल डंग होती है, कंपोस्ट आपके कॉमन एग्जांपल्स होते हैं आपके जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। साथ में एनिमल बोन्स हैं, लेदर है, वूल है, पेपर है, वीट है, जो भी वेजिटेबल्स पील्स होते हैं, वो सारी चीज़ें लाइक हे, कॉटन, जूट, ग्रास, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, लीव्स, फ्लावर एंड केक एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो समय के साथ साथ डिग्रेड होती चली जाती है। इवन डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो आर एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो ये वो वेस्ट हैं जो कि ब्रोकन डाउन हो जाएंगे इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस इन नेचर इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ विद द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो कुछ बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, जो चीज़ों को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। वो आपके इन सब्सटेंसेस को, इन वेस्ट मटेरियल्स को समय के साथ साथ डिग्रेड कर देते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। ये रहे हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, जिसमें ये देखिए पेपर्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, पेपर का पहाड़ है पूरा। ये आपके वेजिटेबल पील्स हैं, ये आपकी सड़ी गली सब्जियां हैं पूरी जो वेस्ट होती हैं, और जो एनिमल डंग या आपका काउ डंग हो सकता है या एग हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ये आपकी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आती हैं। चलिए अब बात करते हैं बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो वेस्ट जो समय के साथ साथ ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा उसे क्या बोल देंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और सबसे बड़ा एग्जांपल होता है जो हमारे केमिकल्स यूज होते हैं इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज तो आप जानते हैं बढ़ता चला जा रहा है। आज के समय में क्रॉप फील्ड में, एग्रीकल्चरल फील्ड में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके बिना प्रोडक्टिविटी यील्ड बढ़ नहीं पा रही है। सो बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और अगर वो प्लांट्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर पहुंच गए, और जो पहुंचते भी हैं, तो वो टॉक्सिसिटी कॉज कर देते हैं, हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं, बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो द वेस्ट मटेरियल्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंसेस इन नेचर आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस।
एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है डीडीटी। बच्चों ये डीडीटी का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी। तो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइमिथाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आई मीन डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इंपॉर्टेंट बात है। सो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन प्लास्टिक्स है, पॉलीथीन्स है, बैग्स हैं, बॉल पॉइंट पेन्स हैं, रिफिल्स है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ग्लास ऑब्जेक्ट्स हैं, और जो आपके कैंस वगैरह होते हैं वो सारे ही एग्जांपल्स होते हैं आपके इस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। एल्यूमिनियम फॉइल्स आती हैं, रेडियो एक्टिव वेस्टेज आते हैं, ये सारे बातें आप याद कर लीजिएगा। ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज का, ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इस तरह से लाइक आपके जो रबर ट्यूब्स या टायर्स आते हैं ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। साथ में ये जो आपके प्लास्टिक वेस्ट होते हैं लाइक ई वेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल में आती हैं। और आपको मालूम है कि डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है और ये प्लांट्स के थ्रू हमारी फूड चेन में एंटर कर जाता है फ्रॉम क्रॉप्स टू मेन और अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड हार्म देम। इसी वजह से डीडीटी को बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में बैन कर दिया गया है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज चुपचाप इसको अभी भी यूज़ करती हैं और बहुत सारी कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज में भी चुपचाप इसका यूज़ होता है, बट ये बैन कर दिया जा चुका है लीगली। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर द मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, क्योंकि डिग्रेड ही नहीं होंगे, जो इकट्ठा रहेंगे वही आपके मेजर पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगे। जो डिकम्पोज हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं, बचेगा नहीं, तो वो पॉल्यूशन नहीं कॉज करेगा। सो अब कुछ मटेरियल्स की बात करते हैं। Some materials are also biodegradable whereas some are non-biodegradable. It is due to the property of decomposers organisms of being specific in their action. कोई भी सब्सटेंस अगर बायोडिग्रेडेबल है या कोई सब्सटेंस अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोब्स और डिकम्पोजर्स, क्योंकि ये अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, हर एक सब्सटेंसेस को ये डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। That some waste materials are biodegradable whereas other are non-biodegradable. So जिसको जिसको ये डिकम्पोजर्स या ये माइक्रोब्स डिकम्पोज कर देंगे वो बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे, जिसको नहीं कर पाएंगे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाएंगे। आइए बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में कि ये इकोसिस्टम क्या होता है। बेसिकली बच्चों इकोसिस्टम जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। हर इकोसिस्टम की पहचान होती है कि उसमें बेसिकली दो चीज़ें होंगी, पहले बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट्स जिसमें लाइफ होती है, और एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट जिसमें लाइफ नहीं होती है। सो ये रहे हमारे इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल एंड डिकम्पोजर्स एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट, सॉइल, एयर एंड वाटर। एन इकोसिस्टम नीड्स ओनली द इनपुट ऑफ सनलाइट एनर्जी। इस वजह से सिर्फ इसको सनलाइट एनर्जी चाहिए होती है फॉर इट्स फंक्शनिंग। The examples of ecosystem are grassland, meadows, a forest, a desert, a mountain, a pond, lake, river and sea. ये सारी चीजें होती हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए, सो द डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, क्रॉप फील्ड एंड माउंटेन रिप्रेजेंट्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये सारी चीजें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जिनमें लैंड इन्वॉल्व होती है, मींस लैंड बेस्ड इकोसिस्टम को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो ग्रासलैंड हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो क्रॉप फील्ड हो, ये सभी एग्जांपल होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। जबकि अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जांपल्स होते हैं पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, ओशंस एंड एक्वेरियम, यानी कि वाटर बेस्ड इकोसिस्टम। जो कि आपके वाटर बेस्ड इकोसिस्टम होंगे वो आपके कहलाएंगे हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम। चलिए जी, अब इस जगह पे देखिए जरा, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें ये देखिए ये फॉरेस्ट बना हुआ है, ये क्रॉप फील्ड बनी हुई है, ये डेजर्ट है, और ये देखिए या इसको क्रॉप फील्ड बोल दीजिए, ग्रासलैंड भी बोल सकते हैं, और ये रहा हमारा माउंटेन एरिया। इन सभी पे ये लैंड बेस्ड यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यहाँ पे है, जिसमें माउंटेन, ग्रासलैंड, डेजर्ट और फॉरेस्ट सब कुछ यहाँ पे बने हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं कि फॉर्मेशन के बेसिस पे इकोसिस्टम दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो नेचुरल हो जाएंगे या तो वो आर्टिफिशियल हो जाएंगे। नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है वो नेचुरली सिंथेसाइज होता है, उसको कोई बनाता नहीं है ना। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होते हैं जो हम लोगों ने बनाए होते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं, लाइक एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड, गार्डन्स, क्रॉप फील्ड, है ना। तो ये एग्जांपल्स होते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। सो मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आर नेचुरल। जितने भी इकोसिस्टम है सब भगवान ने बनाए, मींस दीज आर नेचुरल, ये नेचुरल इकोसिस्टम है। बट सम ऑफ देम आर आल्सो मैन मेड इकोसिस्टम्स और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इनके एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। द एग्जांपल्स ऑफ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर
क्रॉप फील्ड जैसे एग्रीकल्चरल लैंड होती है, गार्डन्स होते हैं, पार्क्स होते हैं और एक्वेरियम। जू भी एक तरह का आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ही है जो कि बनाया जाता है। ठीक है जी, चलिए देखिए जी, ये रहा हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम, बट ये ओशन है। ठीक है, तो ये नेचुरल हो गया, ये नेचुरल इकोसिस्टम में आ गया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं, सैंड है, वाटर है, लाइट आ रही है, फिशेस है, नेचुरल है यहाँ पे। ये एक्वेरियम तो है नहीं कि घर में छोटा सजा के रख लिया, ये नेचुरल ओशन है, इसको हमने बनाया तो है नहीं, इस वजह से ये एक्वेटिक तो है, बट एक्वेटिक में भी कैसा नेचुरल इकोसिस्टम है, जिसमें देखिए यहाँ पे लाइट आ रही है, जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम सस्टेन कर रहा है। बिना लाइट एनर्जी को तो सस्टेन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं पूरी अर्थ पे यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सन होता है। साथ में आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से आप ध्यान दीजिए, ये देखिए आपकी माउंटेन्स वगैरह, यहाँ पे कुछ चट्टाने वगैरह हैं, मछलियाँ भी हैं, यानी कि ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, साथ में मछलियाँ यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स भी हो गए, और साथ में माइक्रोब्स भी तो यहाँ पे होंगे। ठीक है, चलिए जी, अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का? गार्डन है, एक्वेरियम है, क्रॉप फील्ड है और जू, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के। आप जानते हैं गार्डन को हम लोग बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, एक्वेरियम को भी हम लोग बनाते हैं, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों होते हैं। हम लोग जो एक्वेरियम में जो ऑक्सीजन का व्यवस्था रखते हैं, जो मार्बल्स डालते हैं, जो वाटर होता है, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जबकि टॉर्टवाइज, फिशेस, स्नेल्स, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। क्रॉप फील्ड की बात कर रहे हैं तो क्रॉप फील्ड में आप जानते हैं खेती वगैरह होती है, इससे खेती करते हैं, तो खेती यानी कि खेत वगैरह तो बनाए जाते हैं, है ना, बागान वगैरह। तो क्रॉप फील्ड तो आपके क्या होते हैं? आर्टिफिशियल में आते हैं, और जू वगैरह भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में ही आते हैं, ये बात याद कर लीजिएगा। चलिए जी, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के, कि इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि बेसिकली कोई भी इकोसिस्टम होगा वो 2 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, जिसमें पहला कंपोनेंट होता है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट होता है हमारा बायोटिक कंपोनेंट। ये बात याद कर लीजिएगा। आइए एक एक करके दोनों कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, कि इकोसिस्टम में कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। बच्चों, एज द नेम सजेस्ट, एबायोटिक, ए मीन्स एब्सेंट, बायोटिक मीन्स लाइफ। मीन्स कहने का मतलब ये है कि वो कंपोनेंट जिसमें लाइफ नहीं होगी, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होंगे, उन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को ये क्या बोल देंगे? हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट बोल देंगे। किसी भी इकोसिस्टम में बहुत सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए उसका जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है वो बना किससे होता है? सॉइल से, वाटर से और एयर से। उसके अलावा साथ में उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं और कुछ दूसरे फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक क्लाइमेटिक फैक्टर्स, लाइक लाइट होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर और ह्यूमिडिटी वगैरह होते हैं। ये सारे कंसीडर किए जाते हैं एज अ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। ये सारे फैक्टर याद कर लीजिएगा, सॉइल, वाटर, एयर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उसके अलावा प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और लाइट, ये सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं एज अ इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। आइए इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स को, कि आपके कौन कौन से नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपके एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। लाइक विंड हो गया, सनलाइट हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर एंड वाटर आर द एग्जांपल्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स। ये बात याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के बाद में जो हमारा सेकंड कंपोनेंट होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। किसी भी इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं तो आपको मालूम है, बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट। क्लियर? सो द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम और द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मीन्स इसमें ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी होती है, और कम्युनिटी आप जानते हैं कैसे बनती है? बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स की पॉपुलेशन मिलकर बनाती कम्युनिटी। मीन्स जब अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करती है तो वो बनाती है एक कम्युनिटी। क्लियर? सो विच इज मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशंस, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशंस के इंटरेक्शन से एक कम्युनिटी बनती है ना, और उस कम्युनिटी में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो किसी भी बायोटिक कम्युनिटी में जो लिविंग कम्युनिटी होती है उसमें, उस इकोसिस्टम में 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं, 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। पहला होता है प्रोड्यूसर, याद कर लीजिए बच्चों, फर्स्ट आते हैं प्रोड्यूसर्स, उसके बाद सेकंड आते हैं कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो लाइट एनर्जी का यूज़ करके फूड प्रिपेयर करते हैं, कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम करते हैं, और थर्ड आते हैं डिकम्पोजर्स। क्या आते हैं बताइए? डिकम्पोजर्स। ये 3 कंपोनेंट होते हैं। ट्रिक हो जाएगी PCD, ऐसे याद कर लीजिएगा, PCD मीन्स प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। याद कर लीजिएगा, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा लिविंग कंपोनेंट आएगा वो आया है हमारा
प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सोलर एनर्जी का यूज करके उसको कन्वर्ट करते हैं, मींस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। दैट इज ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सभी आते हैं प्रोड्यूसर में, ये बात याद कर लीजिएगा बच्चों। सो प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म्स और ऑटोट्रॉप्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे। ऑटोट्रॉप्स होते हैं भैया अपना फूड खुद से बना लेंगे, याद करो लाइफ प्रोसेस में पढ़ाया था। ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। आइए बात करते हैं कंज्यूमर्स के बारे में। कंज्यूमर जो कंज्यूम करेगा, है ना, मींस कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए दूसरों पे। याद करो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन पार्ट में पढ़ाया था कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। क्लियर? सो कंज्यूमर क्या करेंगे, फूड को कंज्यूम करेंगे, दूसरों से लेंगे, मींस जितने भी एनिमल्स हैं ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, ये डिपेंडेंट होंगे दूसरों पे। अब बात करते हैं डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जब मर जाते हैं, ठीक है, तो डिकम्पोजर उनकी बॉडी को डिकम्पोज कराते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोफ्स भी बोला जाता है। मींस विच कंज्यूम द डेड रिमेन्स ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल इट इज प्रोड्यूसर और इट इज कंज्यूमर। कुछ बैक्टीरिया और फंजाई इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सारे तो नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर्स में आते हैं। और डिकम्पोजर्स का किसी भी इकोसिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे प्रोड्यूसर्स के बिना, क्योंकि तीनों ही कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं, किसी एक भी कंपोनेंट के बिना कोई भी इकोसिस्टम सस्टेन नहीं कर सकता। मींस प्रोड्यूसर्स के बिना अगर लाइफ पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही डिकम्पोजर्स के बिना प्रोड्यूसर्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो वापस न्यूट्रिएंट्स कैसे सॉइल तक पहुंचेंगे जो इनकी बॉडी में स्टोर्ड है। क्लियर? चलिए, सो फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम की बात करते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती, क्या बात ज़रूरी होती। सो ऑल दीज कंपोनेंट्स मेक द इकोसिस्टम फंक्शन एज फॉलोज। फ्रॉम द न्यूट्रिएंट पूल ऑफ द अर्थ, दैट इज सॉइल, वाटर एंड एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर एब्जॉर्ब बाय द प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो जो वाटर आपका होता है वो सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है, एटमॉस्फेयर से CO2 प्लांट्स ले लेते हैं, जो भी ग्रीन प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, आप जानते हैं प्रोड्यूसर्स लाइट एनर्जी का यूज करके, क्योंकि आप जानते हैं सन से मिलती है लाइट एनर्जी, क्योंकि सन होता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, है ना। तो इस वजह से सनलाइट को यूज करके, मींस लाइट एनर्जी को यूज करके प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनिक फूड, दैट इज वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। सो दीज कन्वर्ट दीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट विच एक्ट एज फूड। सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है। फोटोसिंथेसिस क्या होता था, प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स लाइट एनर्जी का यूज करके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करते थे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड में, है ना, जो कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता था, प्लांट्स में आप जानते हो ग्लूकोज वगैरह बनता था और स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर भी होता था, ठीक है जी। और यही एज अ फूड वर्क करता है फॉर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बोथ ऑल्सो, ठीक है। सो कंज्यूमर की बात करते हैं बच्चों। कंज्यूमर क्या होता है, आप जानते हैं सारे के सारे एनिमल्स कंज्यूमर में आते हैं और ये अपनी एनर्जी ड्राइव करते हैं, एनर्जी नीड्स को पूरा करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट प्लांट्स के ऊपर ही होते हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? अगर कोई एनिमल डायरेक्टली फीड कर रहा है प्लांट को यानी प्रोड्यूसर को, तो वो हर्बीवोर हो गया, वो डायरेक्टली एनर्जी उससे ले रहा है, खा के फूड ले रहा है, एनर्जी ले रहा है। बट अगर वो हर्बीवोर नहीं है, वो कॉर्निवोर है, तो उस कंडीशन में वो हर्बीवोर को ईट करेगा। तो जो एनर्जी हर्बीवोर के अंदर आई वो कहाँ से आई है, प्लांट से आई है। तो प्लांट की एनर्जी हर्बीवोर में गई और हर्बीवोर को खाया किसने, कॉर्निवोर ने। तो कहीं ना कहीं कॉर्निवोर हर्बीवोर को खा रहा है तो वही एनर्जी तो उसके अंदर गई है, मींस इनडायरेक्टली वो भी प्लांट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, कॉर्निवोर भी, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि अगर कोई एनिमल प्लांट को नहीं खा रहा तो वो प्लांट से उसका कोई लेना देना नहीं है, नहीं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से डिपेंडेंट तो प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही है। ओके, व्हेन द प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स एंड कंज्यूमर्स एनिमल्स डाई देन द डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिजम्स एक्ट ऑन देयर बॉडीज, है ना। मींस जब प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, दोनों में से किसी की भी डेथ या दोनों की डेथ अगर हो जाती है तो उनकी डेड बॉडी पे कब्जा करने आ जाते हैं डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, यानी उनकी बॉडी के अंदर जो भी आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड था उसको ब्रेक करके वो वापस इनऑर्गेनिक में तोड़ देंगे और फिर से वो जो स्टोर्ड फूड था वो चला जाएगा सॉइल में। दैट इज टू रिटर्न द वेरियस एलिमेंट्स बैक टू द न्यूट्रिएंट पूल, सॉइल, वाटर एंड एयर।
मीन्स अलग अलग सोर्सेज से जहाँ से उन्होंने एलिमेंट्स को लिया था वापस उसी न्यूट्रिएंट पूल में चले जाएंगे, सॉइल में, वाटर में और एयर में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अब हम आगे प्रोड्यूसर्स के बारे में कि ये प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। आइए एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर आपके वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। भाई प्लांट्स की बात हो रही है भैया कि ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करेंगे और फूड को प्रिपेयर करेंगे। और आप जानते हैं भाई फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल क्या है? CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, है ना। तो क्लोरोफिल, सनलाइट और ये हमारे CO2 वाटर हो गए। इन रॉ मटेरियल्स की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगी और इस तरह से सारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी यानी BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे और स्टोर कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? और स्टोर फॉर्म ग्लूकोज के फॉर्म में तो बनेगा ही बनेगा, आगे चल के वो पॉलीमराइज हो जाएगा तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, कार्बोहाइड्रेट होता है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च हमारा। सो कंज्यूमर्स की बात करते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी कंज्यूमर्स में आते हैं, ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। और वो ऑर्गेनिज्म जो कंज्यूम करते हैं फूड को या ईट करते हैं फूड को, प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। यानी कंज्यूमर्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना फूड नहीं बना पाएंगे और ये डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर। डायरेक्टली बोल लीजिए चाहे इनडायरेक्टली बोल लीजिए। और सारी बात क्लियर थी पहले से कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई एनिमल ग्रास खा रहा है या ग्रीन प्लांट्स को खा रहा है तो डायरेक्टली उससे न्यूट्रिशन ले रहा है, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है उसके ऊपर। तो हम कह सकते हैं भैया वो फूड ले रहा है प्रोड्यूसर से डायरेक्टली। लेकिन हम ये अगर कह दें कि नहीं, अगर हर्बीवोर है तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से फूड ले रहा है, अगर वो कॉर्निवोर है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो प्रोड्यूसर से ही फूड ले रहा है, क्योंकि ये खाएगा इसको और ये खा रहा है ग्रास को। क्लियर? ये कहने का मतलब है। तो ये डायरेक्ट न्यूट्रिशन ले रहे हैं और ये इनडायरेक्ट ले रहे हैं। चलिए जी, तो देखिए तीन कंपोनेंट्स हमारे आ गए बायोटिक कंपोनेंट्स। फर्स्ट प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से फूड बनाएगा। दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? कंज्यूमर्स, जिसमें हमारे हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स और ओमनीवोर्स आते हैं। और तीसरा हमारा क्या है? डिकम्पोजर्स, जिसमें हमारे फंजाई और कुछ वॉर्म्स वगैरह आते हैं और बैक्टीरिया वगैरह आते हैं जो डिकम्पोज करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लिखा, अगर कोई भी एनिमल मीट खा रहा है ऑफ अनदर एनिमल विच ईट्स ग्रासेस, देन वी कैन से दैट इट गेट्स फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स इनडायरेक्टली। क्लियर? सो कंज्यूमर्स को आगे भी डिवाइड किया गया है तीन ग्रुप्स में। आप जानते हैं ये तीन ग्रुप कौन कौन से हैं? हर्बीवोर, कॉर्निवोर और ओमनीवोर। बचपन से क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं हर्बीवोर, कॉर्निवोर और ओमनीवोर। हर्बीवोर्स जो हर्ब्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वेजिटेरियन। कॉर्निवोर्स जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, मीन्स जो फ्लैश खाते हैं, है ना। और ओमनीवोर्स जो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मीन्स दोनों चीज़ें खा सकते हैं। क्लियर? सो हर्बीवोर्स की बात करते हैं, वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। और इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले प्लांट्स को यही कंज्यूम करते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर। और एग्जांपल क्या होता है? कैटल, डियर और गोट, याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, अब आगे समझिए। कॉर्निवोर्स की बात करते हैं। कॉर्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं एज फूड, इन्हें क्या बोलते हैं? कॉर्निवोर्स बोलते हैं। लॉयन, टाइगर और फ्रॉग, वल्चर, लिजर्ड और वुल्फ, ये सारे एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल हैं? कॉर्निवोर्स के एग्जाम्पल होते हैं। अब अगली बात करते हैं, द स्मॉल कॉर्निवोर्स विच फीड ऑन द हर्बीवोर्स दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। कॉमन सी बात है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएगा वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। क्लियर है ना? चले जी, अब आगे बात करते हैं इसी तरह से, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा वो क्या कहलाएगा? टर्शरी कंज्यूमर। जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा वो क्या कहलाएगा? टर्शरी कंज्यूमर कहलाएगा। तो सीधी सी बात है, मैंने यहाँ पे एक प्लांट ड्रॉ किया, ठीक है, ये प्रोड्यूसर हो गया। इसको किसने ईट किया? किसी इंसेक्ट ने इसको ईट किया, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि सबसे पहले इंसेक्ट ने इसको ईट किया, तो इंसेक्ट हमारा हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। फिर इंसेक्ट को किसने ईट किया? फ्रॉग ने, तो फ्रॉग क्या हो गया बताइए? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। क्यों? क्योंकि ये फ्रॉग ईट कर रहा है इस प्राइमरी कंज्यूमर को, इस वजह से ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। और अब इस फ्रॉग को किसने ईट कर लिया? स्नेक ने, इस वजह से हम ये कह सकते हैं भैया जो स्नेक है ये क्या हो जाएगा? टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा। क्योंकि इस टर्शरी कंज्यूमर क्यों बोला? क्योंकि ये सेकेंडरी कंज्यूमर को ईट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ओमनीवोर्स के बारे में। वो एनिमल्स जो दोनों चीज़ को खाते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, उन्हें बोलते हैं ओमनीवोर्स। एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया हम लोग आते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स होते हैं। आप और हम ओमनीवोर्स में आते हैं। रोज़ तो सब्जी रोटी खाएंगे, संडे संडे मुर्गा भी निपटा देते हैं हम लोग, जानते ही होगे तुम लोग। तो डॉग्स, क्रो, स्पैरो, बियर, आंट, ये सारी चीज़ें आपके ओमनीवोर्स के एग्जाम्पल होते हैं। अब बात करेंगे बच्चों डिकम्पोजर्स के बारे में।
डिकम्पोजर्स हमारे इंपॉर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो ब्रेक डाउन कर देते हैं, किसको ब्रेक डाउन कर देते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द डेड बॉडी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, है ना। जो डेड बॉडीज होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, उनमें जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टोर होता है उसको तोड़ देते हैं ये इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेज में, जो कि वापस सॉइल में चला जाता है, वाटर या एयर में चला जाता है। इवन उनकी फीसेस और यूरिन को भी ब्रेक कर देते हैं ये, मीन्स जो भी कंपोनेंट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स वाले उनको ब्रेक कर देते हैं। एग्जाम्पल डिकम्पोजर क्या क्या होते हैं? कुछ सर्टेन बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। ये डिकम्पोजर जो होते हैं इनको हम लोग माइक्रो कंज्यूमर या सेप्रोट्रोप्स भी बोलते हैं। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पैरा है बच्चों, याद कर लीजिएगा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एग्जांपल्स देखते हैं डिकम्पोजर्स के कि क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं डिकम्पोजर के। पहला एग्जांपल, मशरूम, कई वैरायटी आती है, कुछ एडिबल होती है, कुछ नॉन एडिबल यानी पॉइजनस होती हैं, है ना। अर्थवॉर्म, मोल्ड यानी फंगस, टाइनी एल्गी, ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं बताइए? डिकम्पोजर के एग्जाम्पल होते हैं, याद कर लीजिएगा बच्चों। बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर के बारे में कि डिकम्पोजर के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है डिकम्पोजर का किसी भी इकोसिस्टम में, क्योंकि अगर किसी भी इकोसिस्टम में डिकम्पोजर नहीं होगा तो सफाई कैसे होगी? तभी तो इन्हें बोलते हैं क्लिनजिंग एजेंट, या क्लिनजिंग एजेंट इनको बोला जाता है। तो चलिए भैया समझिए बात को, ये जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं ये डिकम्पोज कर देते हैं डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? क्लिनजिंग एजेंट बोलते हैं इन्वायरमेंट का, है ना। और ये होता क्या है एक्चुअली में? इट इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिकम्पोजर्स दैट द वेरियस न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स व्हिच वर इनिशियली टेकन बाय प्लांट एंड एनिमल्स, यानी बेसिकली तो पहले प्लांट ने लिया था फ्रॉम सॉइल, वाटर और एयर, आर रिटर्न बैक टू द सॉइल, वाटर एंड एयर आफ्टर द डेथ ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। ये कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं क्लिनजिंग एजेंट के अलावा ये जो डिकम्पोजर्स हैं ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी सॉइल से प्लांट ने न्यूट्रिएंट्स को लिया था, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को लिया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, लेकिन अब जब प्लांट की डेथ हो चुकी है तो उसमें जो स्टोर्ड ऑर्गेनिक फूड है वो वापस ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसमें स्टोर्ड इनऑर्गेनिक मिनरल्स पहुंच जाएंगे वापस सॉइल में, अपने सोर्स में जहाँ से वो आए थे, और इस तरह से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती रहेगी और वापस न्यूली ग्रोन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स फर्दर अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं फूड चेन्स के बारे में। बच्चों ये फूड चेन क्या होती है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि फूड यानी जो भी एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। मीन्स हमने किसी को खाया तो हमारे अंदर एनर्जी आ चुकी है ना, लाइक हमने प्लांट्स को ईट किया तो प्लांट के अंदर जो एनर्जी थी वो हमको मिल गई। अब हमको कोई ईट कर लेगा तो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो उसको मिल जाएगी, है ना। लाइक लॉयन वगैरह कभी कभी इंसान को खा जाते हैं फॉर एनर्जी, फॉर फूड, है ना, क्योंकि फूड से हमको एनर्जी मिलती है। सो द फूड और एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर थ्रू द फूड चेन, है ना। एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ फूड चेन इज अ कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड प्रोड्यूसर। और ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी फूड चेन होगी वो हमेशा प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि किसी भी फूड चेन में सबसे जो फर्स्ट पोजीशन होती है वो प्रोड्यूसर की होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ही एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले फूड प्रिपेयर करते हैं क्योंकि वो ऑर्डर ड्रॉप्स होते हैं और उन्हीं से एनर्जी आगे बढ़ती जाती है पीछे कंज्यूमर्स में, ठीक है जी। सो फूड चेन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी? प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी। और जो सीक्वेंस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम द अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर द फूड एनर्जी इज कॉल्ड फूड चेन। यानी वो सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को ईट करता है उस सीक्वेंस को ही बोलते हैं फूड चेन, जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होता है इन अ यूनिडायरेक्शनल मैनर, सिंगल डायरेक्शन में होता है। चलिए देखिए यहाँ पर, ये देखिए ए थ्री लिंक्ड फूड चेन जिसमें 3 ऑर्गेनिज्म लिंक्ड हैं और देखिए प्रोड्यूसर से स्टार्ट है, ये प्लांट है प्रोड्यूसर, इससे ही स्टार्ट है और उसके बाद की जितने भी चीज़ें आएंगी ये सारी चीज़ क्या हो जाएंगी? कंज्यूमर्स में आ जाएंगे। सो ये प्रोड्यूसर है और बाकी दोनों कंज्यूमर्स हैं। इस प्लांट को इस रैट ने खाया, उस रैट को किसने खाया? इस आउल ने खा लिया। क्लियर? तो ये 3 ऑर्गेनिज्म से बनी हुई फूड चेन है, ये 4 से बनी हुई फूड चेन है जिसमें ये प्लांट प्रोड्यूसर है और ये बाकी के 3 ये कंज्यूमर हो गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 से बनी हुई फूड चेन है, 5 लिंक्ड फूड चेन जिसमें ये 4 हमारे कंज्यूमर हो जाएंगे और सिर्फ ये पहला वाला प्रोड्यूसर। मीन्स कहने का मतलब ये कि कोई भी फूड चेन होगी वो हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी और बाकी सारे कंज्यूमर्स होंगे। जो प्लांट को पहले खाएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा और सेकेंडरी कंज्यूमर जो खाएगा वो टर्शरी कंज्यूमर कहलाएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और देखिए इसकी एनर्जी इसमें चली गई, इसकी एनर्जी इसमें चली गई, इसकी एनर्जी इसमें चली गई। मीन्स एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी यहाँ पे हो रहा है, लोअर ऑर्गेनिज्म्स टू हायर ऑर्गेनिज्म्स, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स।
क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये हमारी होगी फूड चेन। ये कुछ और भी फूड चेन है, लाइक ग्रास प्रोड्यूसर से स्टार्ट हुई कि नहीं हुई? तो ग्रास को किसने खाया? डियर ने। डियर को किसने खाया? लॉयन ने। डियर हर्बीवोर था, लॉयन कार्निवोर था। तो कोई भी फूड चेन जो होती है उसमें हमेशा यूनी डायरेक्शनल और सिंगल डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ग्रास एक ये दूसरी फूड चेन है, ये पहली फूड चेन, ये दूसरी अनदर फूड चेन। ग्रास यानी प्रोड्यूसर्स को ईट किया हर्बीवोर इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को ईट किया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को ईट कर लिया बर्ड ने, जो कि मैं ऑलरेडी मिलती जुलती आपको बता चुका था। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक फूड चेन है। सबसे पहले तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन से सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी मिली। इस लाइट को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में इसने फिक्स किया। कुछ एनर्जी इसके अंदर स्टोर है। अब इसको ईट किया प्राइमरी कंज्यूमर यानी इंसेक्ट यानी ग्रासहॉपर ने, तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि प्लांट तो प्रोड्यूसर हो गए और प्रोड्यूसर के बाद जितने भी आएंगे वो सारे कंज्यूमर होंगे। ये भी कंज्यूमर, ये भी कंज्यूमर और ये भी कंज्यूमर, है ना। तो जो पहले ईट करेगा प्लांट को वो प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करेगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को ईट करेगा वो टर्शरी कंज्यूमर, और जो टर्शरी कंज्यूमर को ईट करेगा वो क्वार्टरनरी कंज्यूमर माना जाएगा। ठीक है जी, 4 डिग्री कंज्यूमर माना जाएगा। इस तरह से इस प्लांट को ईट किया ग्रासहॉपर ने, ग्रासहॉपर को ईट किया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को ईट किया स्नेक ने, स्नेक को ईट किया इस ईगल ने या वल्चर ने। और फाइनली इनमें से कोई भी, इन जितने भी प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स में कोई भी अगर जब मर जाएगा तो उसकी डेड बॉडी को डिकम्पोज कौन करेगा? ये डिकम्पोजर, 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 डिकम्पोजर। क्लियर। इस तरह से इनकी बॉडी में जो भी एलिमेंट्स स्टोर थे वो वापस सॉइल में पहुंच जाएंगे डिकम्पोजर्स की हेल्प से, ताकि फर्दर मिनरल्स प्रोड्यूसर्स को आगे ग्रो करने वाले प्रोड्यूसर्स को मिल सकें। ठीक है जी, आगे जी चलिए देखिए, एक फूड चेन और है। इसमें प्लांट को वॉर्म्स ने ईट किया, वॉर्म्स को बर्ड्स ने, और बर्ड्स को कैट ने ईट कर लिया। एक ये फूड चेन हो गई। फिर एक ये एक्वेटिक फूड चेन है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्वेटिक फूड चेन है, ये रही हमारी एक्वेटिक फूड चेन। इसमें देखिए एल्गी जो पानी में रहती है, ग्रीन कलर की होती है, फाइटोप्लैंक्टन, ये प्रोड्यूसर हो गई। वहाँ पे फोटोसिंथेटिक होती है, इसने फूड प्रोड्यूस किया। उसके बाद उसको ईट किसने किया? प्रोटोजोआ ने, मीन्स जूप्लैंक्टन ने, जो कि हर्बीवोर होते हैं, मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। ठीक, और ये प्रोड्यूसर हो गई। उसके बाद प्रोटोजोआ को ईट किया किसने? स्मॉल फिश ने, यानी कि कार्निवोर होती है ये सेकेंडरी कंज्यूमर में आ गई। और साथ में उसको स्मॉल फिश को किसने ईट कर लिया? बिग फिश ने, जो कि लार्ज कार्निवोर में आती है और टर्शरी कंज्यूमर में यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर। इस तरह से ये भी एक एक्वेटिक इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंट फूड चेन हो गई। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा बच्चों। चलिए जी आगे देखते हैं, फूड वेब के बारे में जानते हैं। भैया ये फूड वेब क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फूड वेब, इसको अच्छी तरह समझिएगा। फूड वेब एज अ नेम सजेस्ट, फूड वेब, फूड चेन्स के जो इंटरकनेक्शंस होते हैं उन्हें बोलते हैं फूड वेब। फूड वेब मीन्स फूड चेन्स का जाल एक तरह का। जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं तो वो फूड वेब फॉर्म करती हैं। So the interconnected food chains operating in an ecosystem which establish a network of relationship between the various species is called food web. In simple words, the network of a large number of food chains existing in an ecosystem is called food web. सीधी सी बात है, किसी भी इकोसिस्टम में जो बहुत सारी फूड चेन्स का जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होगा, जो जाल होगा, वो बनाएगा फूड वेब, है ना जी। ये डायग्राम देखिए, ये एक सिंपल फूड चेन है, ये एक सिंपल फूड चेन है। लेकिन देखिए ये फूड चेन यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, ये फूड चेन यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, ये फूड चेन यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, और इस तरह से ये बहुत सारे इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक तरह का जाल बन गया यहाँ पे। ये रही हमारी फूड वेब, को इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इस तरह से पूरी फूड वेब। क्योंकि देखो इस ग्रासहॉपर को ये बर्ड भी खा लेगी और ये मंकी भी खा लेगा। बहुत सारे इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल्स यहाँ पे बने हुए हैं फूड वेब के। आइए बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रॉफिक लेवल। ये ट्रॉफिक लेवल क्या होता है बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक में। तो आपको मालूम है कि किसी भी फूड चेन में अगर आप देखें तो किसी भी फूड चेन का जो हर स्टेप होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप पाए जाते हैं फूड चेन में। सो द वेरियस स्टेप इन द फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। इसे क्या बोलते हैं बताइए? इसे ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। इनफैक्ट इन अ फूड चेन ईच स्टेप रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ ट्रॉफिक लेवल, यानी कि फूड चेन का जो हर स्टेप होता है वो एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। मींस प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है फूड चेन, आप जानते हो, फिर कंज्यूमर पे आती है, उसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। मींस प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया, उसको ईट करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, मींस सेकंड ट्रॉफिक लेवल, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और टर्शरी कंज्यूमर को या उसके अलावा इस तरह से बढ़ते सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आते रहेंगे। मींस कहने मतलब फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आ जाएगा। यानी कहने मतलब ये कि फूड चेन का कोई भी स्टेप हो, सभी स्टेप कोई ना कोई ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो द प्लांट और प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप जो होते हैं ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। इस तरह से आगे चलता रहता है।
ये सनलाइट एनर्जी को फिक्स करते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। हर्बीवोर्स यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, यानी कि T2 ट्रॉफिक लेवल सेकेंड। कार्निवोर्स जो होते हैं वो T3 यानी कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, और जबकि लार्ज कार्निवर्स जो होते हैं, टॉप कार्निवर्स जो होते हैं वो T4 यानी कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इस डायग्राम को देखिए बच्चों, ग्रास यानी प्रोड्यूसर, दिस वन इज प्रोड्यूसर, और उसके अलावा ये जितने हैं यहाँ से लेके ऊपर के सारे यहाँ तक, ये सारे क्या है, कंज्यूमर्स हैं, है ना। उसमें भी क्या है, ये देखिए, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्शरी कंज्यूमर और ये क्वाटरनरी कंज्यूमर। क्योंकि ग्रास को जो ईट करेगा वो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को जो ईट करेगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को जो ईट करेगा वो टर्शरी कंज्यूमर, और टर्शरी कंज्यूमर को जो ईट करेगा वो क्वाटरनरी कंज्यूमर। और इस तरह से आप ये देख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला कि एक फूड चेन है, मान लीजिए ये फूड चेन है, एक दूसरे को ये ईट कर रहे हैं, एक दूसरे से एनर्जी ले रहे हैं और इस सीक्वेंस, इस ऑर्डर में ले रहे हैं। और आप जानते हैं फूड चेन का हर स्टेप रिप्रेजेंट करता है एक ट्रॉफिक लेवल। तो चलिए T1 यहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है T1, उसके ऊपर का T2, देन थर्ड ट्रॉफिक लेवल T3, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल T4 और फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल T5। ये देखिए इस तरह से, मींस आप डायग्राम में ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर्स ऑक्यूपाई सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर्स ऑक्यूपाई थर्ड ट्रॉफिक लेवल, टर्शरी कंज्यूमर्स ऑक्यूपाई फोर्थ ट्रॉफिक लेवल एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, 4 डिग्री कंज्यूमर्स ऑक्यूपाई फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल, है ना। मींस ट्रॉफिक लेवल एक ऊपर का है कंज्यूमर के कंपेयर में, अगर देखा जाए तो 4 डिग्री कंज्यूमर है तो फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल आ जाएगा। क्लियर, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बच्चों कि अगर सारे लॉयंस को रिमूव कर देंगे जंगल से तो क्या होगा। अगर सारे लॉयंस को जंगल से रिमूव कर देंगे तो उस कंडीशन में तो भैया तबाही हो जाएगी, क्योंकि सेफ टाइगर सेफ जंगल, नाम तो सुना ही होगा, बट समझते नहीं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये कि भैया अगर हम जंगल से सारे शेर खत्म कर देंगे तो उस या तो सारे शेर को मार दें या तो हम उनको कैप्चर कर लें, जंग पिंजड़े में बंद कर दें, जंगल में एक भी शेर बचना नहीं चाहिए। उस कंडीशन में वहाँ पे शिकारी कोई बचेगा नहीं, प्रेडेटर कोई बचेगा नहीं। तो भैया उस कंडीशन में डियर की और उससे मिलते जुलते जितने भी हर्बीवोर्स हैं लाइक बिल्डबीस्ट, जबरा, इन सबकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनकी पॉपुलेशन बढ़ के ओवर पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये ओवर ग्रेजिंग कर देंगे, एक्सेसिव ग्रेजिंग कर लेंगे। इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, मारने वाला कोई है ही नहीं, सारी ग्रास खत्म। ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो हरा भरा लश ग्रीन फॉरेस्ट था, जंगल था, वो बिल्कुल डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपस में कंपटीशन होगा, आपस में लड़ाई बड़ाई होगी थोड़ी बहुत घास फूस के लिए, और धीरे धीरे ये बड़ी हुई पॉपुलेशन थी वो फिर से रिड्यूस हो जाएगी और एकदम से सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि जंगल तो बचेगा नहीं। मीन्स कहने का मतलब ये कि ओवर ग्रेजिंग की वजह से जंगल भी खत्म हो जाएगा, हिरन भी खत्म हो जाएंगे, और शेर को तो आप पहले से हटा चुके हो, वापस वहाँ पे छोड़ भी दोगे तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि हिरन तो खत्म हो चुके हैं। मीन्स जब वहाँ पे प्रोड्यूसर नहीं बचेंगे तो हर्बीवोर नहीं होंगे, और हर्बीवोर नहीं होंगे तो कार्निवोर भी नहीं होंगे। ये बात याद कर लीजिएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगर सारे के सारे प्रोड्यूसर्स हटा देंगे तो क्या होगा। वही क्वेश्चन, वही आंसर है सेम। अगर भैया प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो कंज्यूमर नहीं होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होगा तो सेकेंडरी कंज्यूमर भी नहीं होगा, क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर तो प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करता है और प्राइमरी कंज्यूमर तो प्रोड्यूसर को ईट करता है। तो प्रोड्यूसर को ही हटा दोगे तो सारे के सारे कंज्यूमर चले जाएंगे पीछे के। यानी कि अगर प्रोड्यूसर्स लाइक ग्रासेस और प्लांट्स को हटा देंगे तो उस कंडीशन में कोई डियर नहीं होगा, और डियर नहीं होगा तो फिर लॉयन भी नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए जी इस तरह से ये हमने पढ़ लिया। और अब आगे बढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन, कि किसी भी फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है। बात को समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। आप जानते हैं कि जो फूड चेन होती है किसी भी कम्युनिटी में, एक्चुअली में ये स्टेप वाइज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है ना। फूड चेन जो होती है उसमें आप जानते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और ये स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। तो इसकी खास बात ये होती है कि एक प्रॉपर तरीके से होती है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि कुछ एनर्जी लॉस भी होती है, उसके रूल्स के बारे में आइए जाके आगे चल के समझेंगे हम। तो आप जानते हैं कि जो फूड और जो एनर्जी होता है, क्योंकि फूड चेन के थ्रू फूड तो ट्रांसफर होता ही है और फूड के फॉर्म में एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। तो ये जो फूड और एनर्जी होती है ये ट्रांसफर होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर ऑर्गेनिजम्स टू हर्बीवोर्स एंड फ्रॉम हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स थ्रू आउट द फूड चेन। ये तो बेसिक बात हो गई भैया कि प्रोड्यूसर्स को ईट करेंगे हर्बीवोर और हर्बीवोर को ईट करेंगे कार्निवोर, तो उनमें आगे फूड और एनर्जी दोनों पास हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप तो है बहुत इंपॉर्टेंट भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बेसिकली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास एनर्जी कहाँ से आती है। आप कह रहे हैं सर प्रोड्यूसर्स एनर्जी बांट रहे हैं हर्बीवोर्स को, फिर हर्बीवोर्स एनर्जी जा रही है कार्निवोर्स पे,
तो सबसे बेसिक बात तो ये है भैया कि प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है। आप जानते हैं उनके पास एनर्जी कहाँ से आएगी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन से आएगी। सन जो भी एनर्जी देता है उसका सिर्फ 1%, जितनी भी एनर्जी आएगी याद रखिएगा उसका सिर्फ और सिर्फ 1% पार्ट ही प्लांट यूज कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं। मीन्स अबाउट 1% ऑफ द सन एनर्जी इज फॉलिंग ऑन द लीव इज यूज बाय द प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और केमिकल एनर्जी फॉर्म स्टोर हो जाएगी। सेकेंड स्टेप क्या है, जो प्लांट और प्रोड्यूसर्स होंगे वो आपके ईटन अप हो जाएंगे बाय द हर्बीवोर, हर्बीवोर यानी बकरिया आएगी, बकरिया चबा जाएगी आगे पेड़ को, एंड द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट ट्रांसफर्ड विद द फूड टू द हर्बीवोर्स, और उसके बाद वो एनर्जी हर्बीवोर में चली जाएगी जो भी होगी। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो हर्बीवोर के अंदर जो भी एनर्जी होगी उस हर्बीवोर का बकरिया को कोई खा गया आगे, शेर वेर खा गया जंगल से आके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हर्बीवोर के अंदर जो भी एनर्जी थी वो चली जाएगी किसके अंदर, उस कार्निवोर के अंदर चली जाएगी, है ना। इस तरह से क्या होगा, ये एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती चली जा रही है अलॉन्ग विद फूड, क्योंकि फूड जाएगा तभी तो एनर्जी जाएगी। तो एक बात हमें याद होनी चाहिए, हमें कुछ पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर को समझने के लिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इन बेसिक पॉइंट्स को कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आप जानते हैं कि लाइट एनर्जी आती है, प्लांट उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूसर से ट्रांसफर हो जाती है कंज्यूमर्स में, है ना, यानी हर्बीवोर और कार्निवोर्स में। दूसरा पॉइंट क्या है, देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, यानी एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक फूड चेन की हेल्प से एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है ना। मीन्स ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर को एनर्जी स्टोर करके रखे रहेंगे अपने अंदर, वो ट्रांसफर होती रहती है। दूसरी बात, अगले पॉइंट क्या है, हर ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ऐसा नहीं कि इन्हें कोई एनर्जी ली तो पूरी ट्रांसफर कर दी, कुछ तो खुद भी यूटिलाइज करेंगे ना, वो भी तो रेस्पिरेशन करेंगे, उनमें भी तो ग्रोथ होगी, उनमें भी तो मेटाबॉलिज्म होगी। तो कुछ एनर्जी जो होती है, जो हर ट्रॉफिक लेवल का जो मेंबर है, लाइक हर्बीवोर है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर कोई भी है, उसके अंदर जो भी एनर्जी है थोड़ी बहुत कहीं से भी उसको मिली हो, चाहे सन से मिली हो, प्रोड्यूसर है तो, कंज्यूमर है तो हर्बीवोर से मिली होगी, आई मीन कंज्यूमर है तो उसको प्रोड्यूसर से मिली होगी। तो उसमें जो भी एनर्जी स्टोर होती है वो कहीं ना कहीं वो खुद भी यूटिलाइज करता है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, लाइक रेस्पिरेशन और ग्रोथ वगैरह में। फोर्थ क्या है, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच एनर्जी ट्रांसफर इट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच गोज इनटू द एनवायरनमेंट एंड रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड। यानी कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होती है तो एनर्जी का बहुत सारा हिस्सा अनयूटिलाइज रह जाता है और हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। सो एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट एनर्जी विच गोज इनटू द एनवायरनमेंट, और ये हीट एनर्जी एनवायरनमेंट में चली जाती है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज सेड टू बी यूनिडायरेक्शनल। आप जानते हैं कि जो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में लॉस्ट होती है फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ फूड चेन एंड कैन नॉट बी रीयूज बाय प्लांट्स इन अ फोटोसिंथेसिस। और फर्दर जो एनर्जी लॉस हो गई वो प्लांट्स उसको यूज नहीं कर पाएंगे। चले जी, और अब आइए समझते हैं एनर्जी ट्रांसफर के रूल को, यानी 10% लॉ को। बच्चों, लिंड्समैन ने 10% लॉ दिया था और इस लॉ के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं कि ये लॉ ये बोलता है भैया कि सिर्फ और सिर्फ ओनली 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। आप कहेंगे सर अभी तो 1% बता रहे थे। अरे भैया 1% तो सन से आती है, वो प्लांट यूज कर पाते हैं, वो स्टोर कर पाते हैं, फिर प्लांट से तो आगे भेजोगे हर्बीवोर में, कार्निवोर्स में, तो वो जो जाएगी वो 10% के हिसाब से जाएगी। ठीक है, हाँ भेदभाव हो रहा थोड़ा यहाँ पे, है ना। सन से आएगी 1%, फिर आगे जाएगी 10%, ये याद कर लेना। यानी कि जो अवेलेबल एनर्जी होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अदर ट्रॉफिक लेवल, ये यानी T1 टू अदर ट्रॉफिक लेवल T2, 42 एंड T3, ये हमारी 10% के हिसाब से जाएगी टू द हायर ट्रॉफिक लेवल। इस डायग्राम को देखिए भैया, ये देखिए लिंड्समैन 10% लॉ, इसके हिसाब से मान लीजिए कि ये प्रोड्यूसर है, ये प्लांट से प्रोड्यूसर यानी T1 फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है ये। इसमें क्या है, मान लीजिए 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है। तो जब हम T2 पर जाएंगे, यानी इस T2 लेवल पे जा रहे हैं T1 से, यानी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ जाएंगे, उस कंडीशन में देखिए सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर हुई। यहाँ पे कितनी थी 1000 किलो कैलोरी, बट प्राइमरी कंज्यूमर में कितनी पहुंची 100 किलो कैलोरी, 1000 का 10% हो गया। क्लियर। अब हम और ऊपर जा रहे हैं, यानी T2 से कहाँ जा रहे हैं, T3 पे जा रहे हैं, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जा रहे हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या होगा, इसका भी 10% पहुंचेगा, यानी 100 का 10% मीन्स 10 किलो कैलोरी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास पहुंचेगी। इस तरह से ये 10% लॉ फॉलो होता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे सर आई कितनी 1000 किलो कैलोरी, कितनी आई है 1000,
तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 लाख किलो कैलोरी एनर्जी आई होगी, इस वजह से उसका 1%, 1 लाख का 1% नहीं 1000 किलो कैलोरी यहाँ पे मिला है, क्योंकि सन से जो भी एनर्जी आ रही होती है उसका सिर्फ 1% ही इस प्रोड्यूसर को मिल पाता है। मीन्स कहीं ना कहीं 1 लाख किलो कैलोरी एनर्जी मिली होगी सन से इस प्लांट को, T1 लेवल को, कंज्यूमर प्रोड्यूसर लेवल को, तभी इसके पास बची कितनी 1000 इसने स्टोर कर ली, सिर्फ इसका 1%, 1 लाख का 1% 1000 और उसके बाद फिर 10% के हिसाब से आगे ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे समझिए बात को। वाई द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन इज लिमिटेड। किसी भी फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स काफ़ी कम होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया किसी भी फूड चेन में जनरली आप देखोगे 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल मिलेंगे। अभी तो समझाया, अभी आप देख रहे थे कितनी आई, 1 लाख जूल आई थी। कितनी मिली प्लांट को? 1000 जूल। 1000 से आगे कितनी गई? T2 पे कितनी गई? 100। और बहुत कम, नाइंसाफी है। 100 से ऊपर कितनी गई T3 पे? बताओ 10। तो इतनी कम एनर्जी हो गई जो आगे वाला सस्टेन ही नहीं कर पाएगा T3 वाला। अब T4 पे कितनी जाती है वहां से? 1 जूल। 10 का भी 10% निकालो, 1 जूल। क्या भैया ऐसा है 1 जूल रखो अपने पास, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी 1 जूल एनर्जी। क्या होगा 1 जूल में? गलत बात हो जाएगी ना। बिल्कुल वही बात है यहाँ पे। इसी वजह से बहुत ज़्यादा हाई ट्रॉफिक लेवल नहीं पाए जाते हैं। ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं लिमिटेड होते हैं। किसी भी फूड चेन में जनरली 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल तक पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा हाई ट्रॉफिक लेवल होगा तो वहाँ पे जो अवेलेबल एनर्जी होगी वो कैसे हो जाएगी? इनसफिशिएंट हो जाएगी टू सस्टेन द लाइफ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि भैया किसी भी फूड चेन में जो एनर्जी होती है वो T3 T4 तक ही जाती है मैक्सिमम नॉर्मली, और मोर देन 5 जो होती है वो तो बहुत रेयर होती है। ऐसी फूड चेन जिसमें 5 ट्रॉफिक लेवल हो, 5 मेंबर्स हो, बहुत ही रेयर मानी जाती है वो। ये देखिए, ये है 5 वाली, T1 T2 T3 T4 T5। मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख जूल एनर्जी आई थी। 1 लाख जूल से यहाँ पे कितनी मिलेगी? इसका 1% यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1% वाला रूल लगेगा, तो कितनी बचेगी? 1000 जूल। ठीक है भैया, 1000 जूल। फिर यहाँ से कितनी जाएगी? 1000 से इसका 10% जाएगी, यानी 100 जूल। 100 जूल से आगे कितनी जाएगी बताओ भाई? 10 जूल। आगे कितनी जाएगी बताओ भाई? 1 जूल। आगे कितनी जाएगी बताओ भाई? 0.1 जूल। ये क्या कहता है तरीकी 0.1 जूल में मेरा क्या होगा? क्या भैया अपनी एनर्जी अपने पास रखो, हम इतने बड़े हैं और 0.1 जूल हमको दे रहे हो। यहाँ पे कितनी थी? 1000 जूल आई थे। क्या नाइंसाफी है? इसीलिए बहुत हाई ट्रॉफिक लेवल पॉसिबल नहीं होते हैं। और एक बात और, इनमें से कोई भी मरेगा, चाहे ये मरे, चाहे ये मरे, चाहे ये मरे, चाहे ये मरे, कोई भी मरेगा, इन सभी की डेड बॉडी पे कब्जा कौन करेगा आके? ये डिकम्पोजर आएगा। क्या कहीं के भी रहने वाले हो, किसी भी ट्रॉफिक लेवल के हो, आओगे तो मेरे पास में ही डिकम्पोजर डिकम्पोज करेंगे भैया। जो भी तुमने खाया पिया बढ़िया रंगबाजी से, जो भी ऑर्गेनिक फूड तुम्हारे अंदर स्टोर है, उस सबको हम इनऑर्गेनिक में सिंपल फॉर्म में तोड़ देंगे ताकि वापस फाइल में चला जाए। चलो आगे देखो भैया, अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में कि बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है। बच्चों, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स जो डिग्रेड नहीं होते हैं उनका बॉडी में उसका कंसंट्रेशन अमाउंट बढ़ जाना। मीन्स द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन of harmful chemical substance like pesticide in our body of living organism is called biological magnification, है ना, फूड चेन के थ्रू। क्योंकि फूड चेन में जब ये केमिकल एंटर कर जाता है तो उसका मैग्निफिकेशन हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। पेस्टिसाइड आप जानते हो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं और ये बॉडी में इकट्ठा हो जाते हैं। इस तरह से इनका हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी में मिलता है और ये प्लांट्स के अंदर एंटर करता है। फूड चेन में सबसे पहले कहाँ जाते हैं? ये प्लांट्स के अंदर। खेतों में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, वो प्लांट्स के अंदर जाते हैं, फिर प्लांट्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। आइए एग्जांपल देते हैं एक। ये देखिए, सबसे पहले वाटर में कोई केमिकल था, मान लीजिए मरकरी था, वो केमिकल वाटर के थ्रू एल्गी में पहुंचा। एल्गी को किसने खाया? एल्गी ईटिंग इंसेक्ट ने, तो वो एल्गी के थ्रू पहुंचा इस इंसेक्ट में। फिर इस एल्गी ईटिंग इंसेक्ट को खाया इंसेक्ट ईटिंग इंसेक्ट ने, यानी इस इंसेक्ट को इसने खा लिया, इसके अंदर वो मरकरी पहुंचा। इस तरह से छुटकी मछली में, छुटकी मछली से बड़की मछली में, और बड़की मछली को इंसान खा जाता है, तो बड़की मछली से कहाँ पहुंच जाएगा? इस इंसान में। यानी इस तरह से कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन जो था मरकरी का एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इस फूड चेन में बढ़ता चला गया और हायर ट्रॉफिक लेवल तक जाता है, उसका कंसंट्रेशन बहुत हो गया। और जब हम इस मछली को खाएंगे, वैसे हम खाते तो नहीं है, लेकिन कोई भी इंसान जो जानवर टाइप का होगा वो खाएगा जब इसको, तो उस कंडीशन में वो हाई लेवल का कंसंट्रेशन उसको नुकसान पहुंचाएगा, इसकी लाइफ के लिए खतरा हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, बात करते हैं डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में कि ओजोन का लेयर का डिप्लेशन क्या होता है और किस तरह से होता है। तो आइए समझते हैं
ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में। ओजोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है गुड ओजोन। और खास बात ये भी होती है भैया कि ओजोन लेयर की वजह से जो हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, लाइक अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, ये नहीं आ पाती क्योंकि ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती है ना। और अगर आ जाएंगी तब क्या होगा, अगर ये आ जाएंगी तो भैया ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट दिखाएगी ह्यूमन बींग्स पे, एनिमल्स पे और साथ में प्लांट्स पे भी, है ना। इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं, अरे भैया ये स्किन कैंसर कॉज कर देती है, आईज में कैटरेक्ट कॉज कर देती है, प्रॉब्लम कर देती है, ठीक है ना। और साथ में इम्यूनिटी को भी कर देगी, लोअर कर देगी इम्यूनिटी को, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखिए ओजोन होल दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, ओजोन होल की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। ये देखिए, आइए समझते हैं ओजोन होल क्यों हो रहा है, ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट हो रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके वो एजेंट्स होते हैं जो क्लोरीन और फ्लोरीन के बने हुए होते हैं और ऊपर जाके स्ट्रेटोस्फीयर में ये ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते क्या है, ये रेफ्रिजरेंट्स में एज अ कूलेंट यूज होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, फायर एक्सटिंग्विशर्स आग बुझाने वाले जो होते हैं उसमें एज अ कूलेंट यूज होते हैं। साथ में जो रेफ्रिजरेशन की जो आपकी जो मशीन्स आती हैं, लाइक आपके रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिजेस हो गए और एयर कंडीशनर्स, एसी में बहुत बैठने से हो गए ना, हाँ एसी में भी भरा होता है ये गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी वजह से क्या होता है, ये जब लीक होता है तो आगे ऊपर जाके ये डैमेज कॉज करता है ना। सो ओजोन लेयर जो होती है ये एटमॉस्फेयर में अगर डिसअपियर हो गई कंप्लीटली तो उस कंडीशन में आप जानते हो ना तबाही हो जाएगी, यानी ऑल द एक्सट्रीमली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कम्स ऑन द अर्थ, आंसर से आने वाली जो होंगी अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाएंगी और हम लोग को नुकसान पहुंचाएंगी। अब बात करते हैं भैया मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। हम जो गार्बेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, अवर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को बचाना है ना, तो भैया जो गार्बेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो जो भी हाउस होल्ड वेस्ट निकलता है, जिसको हम कचरा बोलते हैं, गार्बेज बोलते हैं, इस गार्बेज को हम मैनेज कैसे करेंगे। अब गार्बेज में आता क्या क्या है, जो भी लेफ्ट ओवर फूड होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स होती हैं, पील्स होती हैं, फॉलन लीव्स होती हैं, पॉटेड प्लांट्स होते हैं, वेस्ट पेपर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, अनवांटेड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं, खिलौने वगैरह, वो सब किस में आते हैं, गार्बेज में आते हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मीन्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट, ये बात मालूम होना चाहिए, हमें वेस्ट का डिस्पोजल करना है, मीन्स हमें गेट रिड होना किससे, वेस्ट से। कुछ इंपॉर्टेंट तरीके क्या है, पहला रिसाइकलिंग, फिर प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, इंसिनरेशन, लैंडफिल्स और सीवेज ट्रीटमेंट। एक एक करके सारी बातों को समझते हैं। आइए सबसे पहले समझेंगे रिसाइकलिंग। अरे भैया जो भी सॉलिड चीज़ थी उसको रिसाइकिल कर लो, पेपर है, प्लास्टिक है, सबको रिसाइकिल कर लो। जो घरों में जार वगैरह यूज़ करते हैं ना, जैम वगैरह के कांच के कंटर लेके आते हैं, खा लो जार अचार वगैरह, पिकल्स वगैरह खा लो, उसके बाद उसमें कुछ सामान भर रख लो, फेंको नहीं उसको। जो पेपर था उसको बेच दो कबाड़ी वाले को, पैसा भी मिल जाएगा, साथ में रिसाइकिल भी हो जाएगा वो। तो सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल्स, जो कैन वगैरह होते हैं उनको रिसाइकिल कर सकते हैं। अब तो लोग प्लास्टिक के बोटल्स को फेंकते नहीं, उसको कट करके उसमें प्लांट्स लगा लेते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है, सजावटी, है ना। सो इस तरह से जो बकेट्स हैं, बाउल्स हैं, बैग्स हैं, इन सभी को हम प्रोसेसिंग फैक्ट्री में वापस भेज देते हैं। और जब कभी मेला में जाते हो, प्रदर्शनी वगैरह में गाँव में लगती है जब, तो हर माल 10 रुपये, हर माल 15 रुपये, हर माल 5 रुपये लगा रहता है ना बोर्ड वहाँ पे। तो जो सस्ती वाली रिसाइकल्ड प्लास्टिक होती है उसी का वो बना हुआ था, डोलची बकेट वगैरह। तो कहते हैं अरे मम्मी बहुत सस्ती दे रहा है, 5 रुपये की ले लो भैया, है ना। तो वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक की होती है, बहुत अच्छी प्लास्टिक वो नहीं होती है, ठीक है ना। तो वो सभी रिसाइकलिंग से ही बना होता है कहीं ना कहीं। आगे देखो भैया, इस तरह से हम लोगों ने प्लास्टिक की बोटल्स को, पेपर्स को, ग्लास बोटल्स को, कार्डबोर्ड बॉक्स को, इन सब चीज़ को रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। तो डिपेंड करता है कि भैया सब्सटेंस क्या है, गार्बेज है क्या, फूल पत्ती है, पत्तियां हैं, कूड़ा करकट है, घर का जो हाउस होल्ड निकला हुआ है, इसमें मिट्टी है थोड़ी बहुत, और अगर सब्जी के छिलके विलके हैं तो उसको मिट्टी में दबा के मिला के हम गार्बेज या मैन्योर जो कंपोस्ट होता है मैन्योर प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम गार्बेज, है ना। लाइक दिस, कि इस तरह से हम कंपोस्ट बनाएंगे घर में 100% ऑर्गेनिक। डे 1 में ये कंडीशन थी, डे 30 में ये कंडीशन। वो फेयर एंड लवली का ऐड आता है ना, पहले दिन ये, अगले दिन ये निखार आ गया, बिल्कुल वैसे यहाँ पे है भैया कि ये पहले दिन की कंडीशन है, इसमें फूल पत्ती सब कुछ पड़ा हुआ है, सब्जी वगैरह पड़ी हुई है, जो तुमने नहीं खाई थी घर में सब तुमने यहाँ पे डाल दी, उसके बाद सब्जी में से खाया करो, ठीक है। ये नहीं कि कंपोस्ट बनानी है मम्मी हमको, अच्छा बहाना मिल गया सब्जी ना खाने का। हाँ, सब्जी और फल खाओ, तंदुरुस्त रहो, और जो बचे वो यहाँ पे रख के 30 दिन में कंपोस्ट बना लो और इसको एज अ फर्टिलाइजर, एज अ मैन्योर अपने प्लांट्स में यूज कर लो, है ना। इस तरह से हम गार्बेज को मैनेज कर सकते हैं। अगला क्या है भैया बताओ, इंसिनरेशन क्या है। जो प्लास्टिक के और जो हॉस्पिटल वेस्ट निकलता है उन सबको हाई टेम्परेचर पे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा के टेम्परेचर पे हम रिड्यूस कर देते हैं इनटू एशेस, यानी रिड्यूसिंग टू एशेस को ही बोलते हैं इंसिनरेशन।
और ये कब करते हैं, हाई टेम्परेचर पे करते हैं, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं, है ना। और जो भी बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं, लाइक हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट होता है, जो केमिकल वेस्ट होता है, उस सबको इस तरीके से ही, इस मेथड से ही डिस्पोज करते हैं। ये मशीन देखिए, ये पूरी मशीन लगी हुई है यहाँ पे, ये सभी इंसिनरेटर्स में आती हैं। इंसिनरेशन का प्रोसेस इसी में ही होता है, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं भैया लैंडफिल्स के बारे में। आप कभी भी अपनी सिटी से बाहर जाइएगा तो बड़ी बड़ी जो अर्बन सिटीज़ होती हैं, उन अर्बन एरियाज़ के बाहर आउटर साइड पे जो अनइवन लैंड होती है, जो अंडर लो लाइंग लैंड होती है, वहाँ पे फिलिंग की जाती है इस वेस्ट की। सो जो डिस्पोजेबल वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, लो लाइंग एरियाज़ में, लो लाइंग ग्राउंड में फिल कर दिया जाता है अर्थ पे, है ना, ताकि वो अनइवन सरफेस इवन हो जाए, विच कैन नॉट बी डिस्पोज बाय द अदर मेथड। ऐसे सब्सटेंसेस का यूज़ करेंगे जो कि दूसरे मेथड से डिस्पोज नहीं हो पाएंगे, उन्हीं को हम डंप कर देंगे। क्या कर देंगे, डंप कर देंगे लो लाइंग एरियाज में, ताकि धीरे धीरे समय के साथ वो डिग्रेड होते चले जाएं, ठीक है, और अर्थ के लेवल तक वो आ जाएं। चलो भाई आगे देखो, ये तरीका, ये फोटो देखो, लैंडफिल इस तरह से देखिए, यहाँ पे ये कूड़ा कचरा भरा हुआ है और ये पूरे गड्ढे को भर दिया गया कूड़े कचरे से, ठीक है, इसे बोलते हैं लैंडफिल। अब अगला तरीका क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट का तरीका समझते हो ना भैया। भैया होता क्या है कि घरों से निकलने वाला जो सीवेज होता है उसको डायरेक्टली नदी नाले में छोड़ दिया जाता है। अब नदी का पानी तो साफ होता है, उसमें गंदा पानी छोड़ दोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या होता है कि भैया जो अनट्रीटेड सीवेज होगा वो पोल्यूशन कॉज कर देगा, अगर रिवर में डायरेक्टली डाल दिया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या करते हैं भैया, जो सीवेज होता है उसको क्या करते हैं, हम ट्रीट करते हैं पहले, और ट्रीट करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो सीवेज था वो लेस पॉल्यूटिंग हो जाएगा और अब रिवर में कोई दिक्कत नहीं होगी। मीन्स जो हमारे माइक्रोब्स होंगे वो डाइजेस्ट कर देंगे पूरे ऑर्गेनिक मैटर को जो कि सीवेज में प्रेजेंट था। डाइजेस्टर होता है ना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, उसमें ये माइक्रोब्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करके बायोगैस बना देंगे, और खास साथ में जो ऑर्गेनिक मैटर अनडाइजेस्टेड या रेसिड्यू बचेगा वो बन जाएगा मैन्योर। तो हमें मैन्योर मिल जाएगा और सीवेज गैस या बायोगैस भी मिल जाएगी। इसको एज अ फ्यूल हम यूज़ कर सकते हैं खाना पकाने में, और मैन्योर को फर्टिलाइजर तरह यूज़ कर सकते हैं। फायदा हुआ कि नहीं हुआ, पानी भी स्वच्छ हो गया, हमें बायोगैस भी मिल गई और मैन्योर भी मिल गया, है ना, ये कहने का मतलब है। और वाटर बॉडीज़ भी हमारी बच जाएंगी। ये डायग्राम देखिए बच्चों, देखिए ये ट्रीटमेंट सेंटर है, यहाँ पे स्क्रीनिंग स्टेज होती है जहाँ पे फिल्ट्रेशन किया जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। उसके बाद बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पे माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। और फाइनल ट्रीटमेंट में क्लोरिनेशन वगैरह कर देते हैं, थोड़ा ब्लीचिंग एजेंट्स का यूज़ कर देते हैं, और साफ पानी को फिर रिवर में फिल्टर्ड पानी को रिलीज कर दिया जाता है इस तरह से, ताकि हमारे रिवर्स पॉल्यूटेड ना हो। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को फिनिश किया। ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हो चुकी हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो बच्चों ने हमसे क्वेरीज के थ्रू पूछा हुआ है। आप सभी बच्चे queries@kathan-academy पे हमें अपने क्वेश्चन भेजते रहिए और डिस्कस करते हैं। तो मोहित दुबे ने क्वेश्चन भेजे हैं इस बार। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम एंड फूड चेन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम, अरे डेफिनेशन होनी चाहिए थी भैया, इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम, अरे चलो कोई बात नहीं, पीछे चला गया, वापस ले आते हैं मोहित दुबे जी को। आइए मोहित दुबे जी वापस आ चुके हैं हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम एंड फूड चेन। भैया फंक्शन होना चाहिए। इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, बायोटिक और एबायोटिक। इकोसिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये कंपोनेंट्स ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर एक भी कंपोनेंट नहीं होगा तो इकोसिस्टम फंक्शन नहीं करेगा। अलग अलग तरह के इकोसिस्टम बता दिए, आर्टिफिशियल, नेचुरल, उसमें भी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, सबके एग्जांपल दे दिए हमने। फूड चेन क्या होती है, जो ऑर्गेनिज्म्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं फॉर फूड और एनर्जी, वो फॉर्म करते हैं फूड चेन, जिसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है ना, और ट्रॉफिक, हर फूड चेन का जो मेंबर होता है वो एक ट्रॉफिक लेवल को फॉर्म करता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आ जाओ भैया, डिस्क्राइब द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बता चुके हैं, बायोडिग्रेडेबल जिसको माइक्रोब डिग्रेड कर दें बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, और जिसको ना कर पाए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। जैसे केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, है ना, ये सब क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एल्यूमिनियम फॉइल नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे पेपर है वो बायोडिग्रेडेबल है, वेजिटेबल पील है, वो सब बोन्स हैं, एनिमल या कोई डेड बॉडी है, वो सब बायोडिग्रेडेबल में आती है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं भैया, दूसरा भी हो चुका है। तीसरा क्या है, राइट द एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म बाय द ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द अर्थ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा मोहित ने। एसेंशियल फंक्शन क्या होते हैं भैया ओजोन के, अभी अभी पढ़ाया मैंने वीडियो में। ओजोन के एसेंशियल फंक्शन ये होते हैं कि हायर लेवल पे स्ट्रेटोस्फीयर में जाके ये एक प्रोटेक्टिव कोट या शीट फॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से सन से आने वाली, सनलाइट के साथ आने वाली अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज क्रॉस नहीं कर पाती उस लेयर को, जिसकी वजह से वो अर्थ के सरफेस तक पहुंचते नहीं हैं और हमें नुकसान पहुंचाते नहीं हैं, क्योंकि अगर वो आ जाएंगी तो उस कंडीशन में हमें नुकसान पहुंचाएंगी, लाइक स्किन कैंसर हो जाएगा और कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम हो जाएंगी। इस तरह से ये ओजोन लेयर बचाती है हमें, प्लांट्स को और दूसरे एनिमल्स को फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन।
अगला क्वेश्चन पूछा है लक्ष्मी सिंह जी ने, वो पूछती हैं नेम एनी टू मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट। तो ये सारी बातें वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप जानते हैं। सो भैया क्या है, ये सारे क्वेश्चन का सवाल आपको आज की वीडियो से मिल चुका होगा अगर आपने देख रहे हैं तो। सो नेम एनी टू मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, पहला कौन सा होता है, एक्वेरियम होता है। हम लोग घर में एक्वेरियम सजाते हैं ना, मछली वगैरह डाल देते हैं ना उसमें, कितना अच्छा लगता है ना, उसमें चलती रहती मछली। हाँ, तो पहला कौन सा हो गया भैया बताओ, एक्वेरियम हो गया, ठीक। दूसरा कौन सा हो गया, गार्डन। तीसरा कौन सा हो गया, क्रॉप फील्ड, है ना, बगीचा बनाते हैं ना घर में, बहुत सुंदर लगता है, बगीचा बना लेते हैं, झूला डाल देते हैं, झूल लें झूला उसी में आराम से, बहुत सारे इसमें वेजिटेबल्स ग्रो कराते हैं, कंफर्टेबल लगता है ना, अच्छा लगता है ना। हाँ, तो क्या हो गया बताओ भाई, एक्वेरियम आ जाएगा, एक्वेरियम के साथ में क्या आ जाएगा, गार्डन आ जाएगा, गार्डन के साथ में क्या आ जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, क्रॉप फील्ड आ जाएगी, खेत, है ना, क्रॉप फील्ड वगैरह जो होती है वो क्या एग्जांपल होता है। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के। उनके फंक्शन तो आपको बता ही चुके हैं। एक्वेरियम में बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट बताते हैं, मछली जितने भी लिविंग कंपोनेंट है बायोटिक, नॉन लिविंग एबायोटिक। गार्डन में प्लांट्स वगैरह बायोटिक, मिट्टी विट्टी जो होती है एबायोटिक। क्रॉप फील्ड में जो आपके माउस हैं, रैट हैं, इंसेक्ट हैं, क्रॉप हैं, बायोटिक, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो एबायोटिक, है ना। तो लक्ष्मण जी का क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन पूछा है बख्तियार जी ने। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द होल प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया, होल प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इतना लंबा क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत है भैया, होल प्रोसेस। चलो कोई बात नहीं, क्लास 10 के लेवल पे थोड़ा बहुत समझा देते हैं आपको, ठीक है। वैसे तो डिटेल में क्लास 12 में दिया हुआ है, बायोलॉजी की क्लास 12 में दिया हुआ है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट आपने पूछा तो आपको बताते हैं जरूर। क्लास 10 में रिप्रोडक्शन चैप्टर का ये टॉपिक है। फीमेल्स में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल प्राइमेट मैमल्स में, फीमेल प्राइमेट मैमल्स में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 14 डेज की होती है। मिड ऑफ द साइकिल, आई मीन 14 मिड ऑफ द साइकिल होता है, 28 डेज की टोटल साइकिल होती है। ये फर्स्ट डे है, ये 28th डे है। मिड ऑफ द साइकिल 14th डे पे होता है, ये मैं कहना चाहता था आपसे। ये मिड ऑफ द साइकिल है, 14th डे पे होता है। फर्स्ट डे से ये साइकिल स्टार्ट होगी और ये मंथली साइकिल होती है, हर मंथ ये होती है, 28 डेज के टाइम पीरियड पे ये होती है। खास बात ये होती है कि 14th डे मिड ऑफ द साइकिल होता है, ओवुलेशन इसी टाइम पे होता है, एग बाहर इसी टाइम पे आता है। फर्स्ट टू 5 डेज को बोलते हैं ब्लीडिंग फेज, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज होता है, यहाँ पे ब्लीडिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज आता है या इसे फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, जहाँ पे एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की वॉल होती है उसकी थिकनिंग होती है। 14th डे पे कॉर्पस लूटियम बन जाती है, यानी ओवा बाहर आ जाता है ना, ओवुलेशन हो जाता है। उसके बाद कॉर्पस लूटियम बन जाती है तो वो निकालती है प्रोजेस्टेरॉन, यानी सिक्रेटरी फेज आता है आगे चल के, और सिक्रेटरी फेज को भी बोलते हैं लूटियल फेज, ठीक है ना, जो वेट करता है भैया फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ठीक, नहीं होगा तो 28वें दिन पे कॉर्पस लूटियम डिजनरेट कर जाएगा और यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन कर जाएगा, और जिसकी वजह से शेडिंग हो जाएगी एंडोमेट्रियम की फिर से। इस तरह से शॉर्ट में होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। 4 फेजेज मैंने आपको बताई, फर्स्ट टू 5 डेज तक ब्लीडिंग फेज मेंस्ट्रुअल फेज, 5 से लेके 13 डे तक आपकी फॉलिकुलर फेज, फिर उसके बाद या प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, 14th डे को ओवुलेटरी फेज बोलते हैं, ओवुलेशन होता है एलएच की प्रेजेंस में, लुटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में, और एलएच उसके बाद 14th डे के बाद आगे के जो फेज होते हैं उसे लूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज बोलते हैं, जो कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करती है। ये सारी बातें मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की, बाकी के लिए डिटेल वीडियोस को देखिए, ठीक है जी। आइए अब आते हैं पलक त्रिपाठी जी के क्वेश्चन की तरफ। उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस प्रोसेस। बैक क्रॉस क्या होता है, जब हम ये देखिए मेंडल ने प्योर टॉल प्योर डॉफ प्लांट का क्रॉस कराया, उसके बाद ये हमारी कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन आ गई। हम अगर इस F1 हाइब्रिड का क्रॉस किसी भी पेरेंट से करा दें तो ये हमारा कहलाएगा बैक क्रॉस। वापस इस F1 हाइब्रिड का क्रॉस किसी भी पेरेंट से करा दें, इसे बैक क्रॉस बोलेंगे। लेकिन अगर वो पेरेंट रिसेसिव वाला है तो ये बैक क्रॉस के साथ साथ टेस्ट क्रॉस भी कहलाएगा, ये क्रॉस टेस्ट क्रॉस भी कहलाएगा। अगर इस F1 हाइब्रिड का क्रॉस हम किसी भी पेरेंट से करा दें तो बैक क्रॉस तो है, लेकिन अगर हम रिसेसिव वाले से करा रहे हैं तो बैक क्रॉस के साथ साथ ये टेस्ट क्रॉस भी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अननोन F1 को, यानी क्योंकि हमें मालूम तो है नहीं कि इसका जीनोटाइप क्या है, तो अननोन जीनोटाइप को पता करने के लिए हम उसको रिसेसिव लाइक पेरेंट से क्रॉस कराते हैं या रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। इसी क्रॉस को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ताकि पता चल सके कि इसका जीनोटाइप क्या है। ये टॉल तो था, बट ये कैपिटल टी वाला टॉल है कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हाइब्रिड टॉल है। ये मेंडल को दिख नहीं रहा था, ये तो दिखने में सिंबल तुमने बना दिया, बट वहां तो उनको टॉल प्लांट दिख रहा था। मेंडल को क्या मालूम कि ये प्योर टॉल है कि हाइब्रिड टॉल है, तो उसको पता लगाने के लिए इन्होंने रेसेसिव प्लांट से क्रॉस कराया और इसे बोल दिया टेस्ट क्रॉस। मींस हर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होता है, पर हर टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होता है। ठीक, चलो भाई दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है। आप जानते हो एम्ब्रियो सैक
एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, यहाँ पे एंटीपोडल्स होते हैं छलेजल एंड पे, और माइक्रोपोलर एंड पे यहाँ पे ये रहे आपके सिनर्जिड्स, और ये रहा हमारा एग। अब होता क्या है कि जब दो मेल गैमीट आते हैं तो एक मेल गैमीट फ्यूज करता है इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, एक मेल गैमीट फ्यूज करता है इस एग के साथ में। तो भैया एक फ्यूजन यहाँ पे हो रहा है और एक फ्यूजन यहाँ पे हो रहा है, इस तरह से यहाँ पे से बोल दिया डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। एंड क्या बोल दिया, ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन जब मिल बैठेंगे तीन यार, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट, क्योंकि दो मेल गैमीट आते हैं एक पोलिंग ग्रेन के थ्रू। इस तरह से यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो गया, दो पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गैमीट के बीच में, और एग और यहाँ पे स्पर्म के बीच में सिंगैमी हो गई। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्योंकि दो बार फ्यूजन हुआ यहाँ पे, और ट्रिपल फ्यूजन। तो ये रहा हमारा डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन शॉर्ट में। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जल्दी जल्दी। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए, समस्या के लिए हमें फिर से ईमेल कर दीजिए अपने सारे क्वेश्चंस को, और कोई क्वेश्चन का समझ नहीं भी आया तो आप दोबारा भी ईमेल कर दीजिए हमें कि सर डिटेल में समझा दीजिएगा, तो समझा देंगे अगली बार। तो query@katanacademy.com पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को ईमेल कर दीजिए। किसी तरह कोई दिक्कत हो तो हमसे संपर्क करिए। भैया पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम्स आ चुके हैं, बिल्कुल भी जरा सा भी डगमगाने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर मोटिवेशनल वीडियो देखोगे उसके बाद फिर से सो जाओगे पूरी पराठा खा के। इसलिए कहने मतलब ये है कि जो भी आपके मेंटर्स आपको गाइड कर रहे हैं, जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, बार बार उनको देखिए। जो स्टडी मटेरियल आपको मिला है, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल ऑलरेडी है, उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। जो पहले से क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में उसको लगाने की कोशिश करिए, ताकि आगे आपको किसी तरह की क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। मेरा विश्वास मानिए वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। लैंग्वेज चेंज हो जाती है बट टॉपिक वही रहता है, क्योंकि बुक के सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। सिलेबस जो भी है वो रिड्यूस ही हुआ है, आपको प्रॉफिट ही है। लिमिटेड सिलेबस है, वो सारे टॉपिक आप इजीली कम समय में पढ़ सकते हैं। उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वही चीज़ें आपके सामने क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएंगे, और आप इजीली कर लेंगे अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की। ओके जी, तो चलिए किसी तरह की समस्या के लिए हमसे जुड़ जाइएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।